सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। देखो, इस क्वेश्चन से हमको गिवन ये मिला कि भाई इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 है, ठीक। फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है। g हमारा दिया हुआ है प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h हमारा दिया हुआ है 20 मीटर। करेक्ट है। नाउ अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे आप। अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे जिसमें आपको s दिया है, u दिया है और g दिया है, यानी कि एक्सेलरेशन दिया है और v निकालना है। तो बताओ, फाइनल थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। थर्ड। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, देखो यहाँ पर अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये पढ़ा था हमने थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस as। करेक्ट है। तो देखो v निकालना है तो v स्क्वायर माइनस u 0 है इज इक्वल टू 2 इंटू a की जगह क्या लिखोगे, g इंटू s। करेक्ट है। और ये भी सब दिया हुआ है आपको, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, बताओ g कितना, 9.8। 9.8। s जो है दैट इज हाइट, वो दिया है आपको कितना, 20 मीटर। बोलो करेक्ट है। तो यहाँ से v स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 40 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करो बेटा कितना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट आपको क्वेश्चन में मेंशन किया था, है ना, तो देखना ये चीज भी ध्यान रखना कभी भी आप क्वेश्चन करोगे। जी आपको 10 लेना है, ये मेंशन किया हुआ है, मैंने 9.8 ले लिया है ना। तो अब जी अगर मेंशन किया है 10 तो फिर 10 ही लोगे। आया समझ में? यस सर। यहाँ पर मैं 10 मार्क कर देता हूँ हर जगह। आपको जी जो है बेटा वो 10 लेना है, 10 लेना है तो फिर आंसर तो तुरंत आ जाएगा, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। हाँ, ये 10, ये 10, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 10, तो कितना आ गया इंटू 10, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400। v स्क्वायर 400 आया है, तो मुझे ये बताओ v कितना आ जाएगा, 20। स्क्वायर रूट ऑफ 400 और स्क्वायर रूट ऑफ 400 होता है 20। 20। तो v आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? यस सर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? नाउ a ball is thrown up with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो एक बॉल है, इसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विद इनिशियल स्पीड। बताओ u दिया हुआ है आपको कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। अब किसी भी बॉल को अगर आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। काम्पी लाइन वाले स्पेशली बैठो मत बेटा, आपके लिए तो अच्छा मौका है, आप पीछे नोटबुक के पीछे साइड आप फिर से बना के देख सकते हो एक बार क्वेश्चन को। नाउ हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगन्स टू फॉल। कितने ऊपर जाएगा ये नीचे गिरने से पहले, यानी आपको सीधा सीधा हाइट पूछा हुआ है ना, जिसमें कि जी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इस केस में जी क्या लेना पड़ेगा हमको, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो करेक्ट है ना। तो इसमें गिवन हमारे लिए क्या क्या हो गया। आप लोग भी भाई ऑफलाइन में गर्ल्स थोड़ा सा एक्टिव रहो, बोला करो, आप भी बोला करो, है ना, सुनाई नहीं देती आवाज आपकी। अब बताओ यू दिया है आपको कितना, 15 मीटर पर सेकेंड, v दिया है कितना, 0 ना, g भी मालूम है हमको -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमको h पूछ रहा है वो। अब देखो यहाँ पर टाइम वाइम कुछ दिया है क्या, टाइम वाइम कुछ दिया नहीं है, तो अब हमको इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से सेलेक्ट करनी है, तो फिर से थर्ड लॉ लग सकता है। देखो लॉ एक ऐसा है ना जहां पर टाइम का कोई काम नहीं है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो देखो v भी मालूम है, u भी मालूम है, a भी मालूम है, s निकल जाएगा, है ना, वहां टाइम तो है नहीं, तो हम इसमें भी थर्ड लॉ यूज कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो आप लिख सकते हो बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय थर्ड लॉ ऑफ, अरे यार स्टेटमेंट क्या है, एक लाइन तो लिख रहा हूँ, इतना तो लिखना ही चाहिए, स्टेटमेंट यानी एक लाइन ही तो है। बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या,
2as है ना। अब आप पुट कर सकते हो, बताओ v कितना है, 0। इस केस में फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, करेक्ट है। माइनस इनिशियल दिया है कितना, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह -9.8 रखना है आपको, ए यानी जी ना, तो -9.8 इंटू एच आपको निकालना है, बोलो करेक्ट है। तो यार ये देखो यहाँ पर ना कई बच्चे गलती कर देते हैं, बेटा ये वाला जो माइनस है ना ये ब्रैकेट के बाहर है, ये फॉर्मूले का माइनस है, तो -15 का स्क्वायर प्लस मत लिख देना तुम लोग, ये सिर्फ 15 का स्क्वायर है, माइनस साइन बाहर है इसके, करेक्ट है ना। Yes, sir. तो ये आ जाएगा -15 का स्क्वायर कितना, 225। 225. 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 9 18 and 1 19, कितना आ रहा है ये, 19.8. -19 19.6. इंटू एच, बोलो करेक्ट है। अब देखो यहाँ Yes. कैंसिल हो रहा है, वो माइनस एंड माइनस साइन विल गेट कैंसिल आउट, तो एच आ जाएगा आपका 225 अपॉन 19.6। आप कैंसिल करके देखो कैंसिल हो रहा है क्या, अब सॉल्व करो इसको, बताओ कितना आंसर आ रहा है। या तो इसको अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, करना चाहो तो h इज इक्वल टू 2250 अपॉन 196, ये इजी पड़ेगा आपको। ये डेसिमल यहां से हटा के एक जीरो ऊपर लगा देते हैं, डेसिमल यहां से हटा के एक जीरो ऊपर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2250 अपॉन 196, करेक्ट है ना। इसको डिवाइड करना बाय लॉन्ग डिवीजन आपको आसान पड़ेगा, तो आप इसे ऐसे डिवाइड कर लो। आया समझ में क्या बोला, Yes. ठीक है। 11.4 ही आ रहा है। 47. 0.4 मीटर है कुछ, चेक कर लो और डिवाइड करो। 47. तो करना आना चाहिए ना भाई, अब 11th में पहुंच गए हो, बड़े हो गए हो, डिवाइड कोई नहीं सिखाएगा, डिवाइड आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना। आ रहा है कुछ 11 पॉइंट समथिंग, Yeah. Yes, sir. डिवाइड करके देख लेना, 11.4 ही आपका आंसर आएगा, ठीक। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, सिंपल। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक, बढ़िया, प्लीज हेडिंग डाल लेना मास। अब देखो मैं बताऊं आपको, मास और वेट, इस टॉपिक से भी आपको एक कंफर्म क्वेश्चन मिलता है बेटा एग्जाम में। मास और वेट वाला ये जो टॉपिक है ना, इससे भी कंफर्म एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, या तो वो थियोरेटिकल होगा या तो न्यूमेरिकल होगा, इवन वो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में भी आपसे पूछ सकता है, एक तो ध्यान रखना इस बात का। So 1 mark. नाउ आप लोग मुझे, हाँ 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, आप लोग में से कोई बता सकता है कि मास और वेट दोनों क्या चीज है, मास क्या होता है और वेट क्या होता है, एनीवन ऑफ यू। इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। अगर आप कोई बोले मास क्या होता है, तो उसको एक लाइन में आप बता सकते हो कि मास क्या होता है, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। एक बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है वही उसके मास को डिफाइन करता है। अब जैसे ह्यूमन बीइंग में ये आपका हार्ट है, ब्रेन है, स्केलेटन है ना, लीवर है, किडनी है, ये जितनी सारी चीजें ये आपके मैटर है ना। तो आपके बॉडी में जितना भी मैटर है उस सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, आपके बॉडी का मास बन जाएगा। आया समझ में। तो मास क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट किस चीज से बना है ना, उस चीज का टोटल सम आपको मास निकाल करके देगा। और मास की एसआई यूनिट होती है केजी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी। तो देखो मास को हम केजी में भी मेजर करते हैं, ग्राम में भी मेजर करते हैं, मिलीग्राम वगैरह वगैरह बहुत सारी यूनिट है ना, लेकिन केजी और ग्राम एक कॉमन यूनिट है। और वेट क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय वेट। मास मैंने बता दिया, मास क्या होता है, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वही क्या कहलाएगा, उसका मास कहलाएगा। उसको हम केजी या ग्राम में मेजर करते हैं। मास क्या है, वेट क्या है, वेट एक डाउनवर्ड फोर्स है। वेट क्या है, Downward force. इट इज डाउनवर्ड फोर्स। एक डाउनवर्ड फोर्स है विच क्या लिख रहा हूं मैं आज, which act due to Gravity. gravity।
ये एक तरीके का डाउनवर्ड फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से लगता है, ठीक है। अब जैसे हम खड़े रहेंगे, हम खड़े होंगे या बैठे रहेंगे, जब भी हम कोई भी पोजीशन में हो अर्थ में, तो एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, अर्थ नीचे की तरफ हमको खींचने की कोशिश करता है। बोलो करेक्ट है? और Yes, sir. डाउनवर्ड फोर्स को हम बेटा वेट बोलते हैं। तो वेट है क्या? जैसे आपका ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका ग्राउंड में रखा हुआ है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई इसका वेट क्या है, तो वेट क्या है बेटा? वो डाउनवर्ड फोर्स जो अर्थ इस पे लगा रहा है, उसी को आप क्या बोलोगे? इसका वेट। तो वेट इज नथिंग बट अ फोर्स। वेट क्या है आपका? फोर्स है जो कौन से डायरेक्शन में लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। पहले बताओ, क्लियर हुआ ये? वेट इज नथिंग बट अ डाउनवर्ड sir. फोर्स। और अगर वेट एक फोर्स है, अगर वेट एक फोर्स है, तो आप बताओगे उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? Newton. एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन, क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। Newton. बताओ, अब आया आपको समझ में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? मास ना बेटा क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, और वेट क्या है? डाउनवर्ड फोर्स है। दोनों अलग अलग चीजें है। ये इत्तेफाक है कि आपसे कोई आपका वेट पूछता है तो आप बोलते हो 40 केजी, 50 केजी, आप उसको केजी में बताते हो। ये क्या है? कॉमन लैंग्वेज है ना, ये कॉमन लैंग्वेज है जो हम अपनी सोसाइटी में यूज करते हैं। लेकिन अगर साइंस की लैंग्वेज पे देखा जाए तो वेट एक अलग चीज है, मास एक अलग चीज है। अगर साइंस में अगर आप वेट को 50 केजी बता दिए तो वो गलत हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि बेटा वेट क्या है? आपका डाउनवर्ड फोर्स है। आपको याद है फोर्स? मान के चलो, आप में से किसी का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कोई भी हो, चलो मैं नाम नहीं लेता इस बार। आप में से किसी भी एक स्टूडेंट को पूछ लिया मैंने, है ना? आज आया नहीं है ना, श्योर, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप में से किसी भी एक स्टूडेंट का मैंने पूछा कि भाई मास कितना है, तो आपने बताया भाई मास हमारा है 40 केजी ना, मास हमारा है कितना? 40 केजी। तो ये तो आपने अपना मास बताया। अब मैं बोलूंगा कि आपका वेट कितना है, तो आप वेट कैसे बताओगे? तो याद रखना, अगर वेट एक फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास Mass इनटू। plus acceleration. और मास एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड फोर्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में इसी एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? जी। और ये एफ की जगह क्या लिख देंगे? डब्लू। डब्ल्यू। यस सर। डब्लू से बता दिए, तो ये वेट का फॉर्मूला बन गया। वेट क्या होता है? m इंटू Mass जी। into gravity. अगर आपका मास 40 केजी है तो आपका वेट कितना हो जाएगा मालूम है? 40 Four- into 10। 410 400। 4 Newton. आया क्या समझ में? यस सर। एवरीवन गॉट इट ना? तो अब Yes. कभी कोई आपसे, आपके पेरेंट्स या आपके कजन या कोई ऐसा वेट पूछे ना, तो बता देना मेरा वेट 400 न्यूटन है, 500 न्यूटन। उनका भी दिमाग है ना, तो बोला बोले क्वेश्चन ही गलत पूछे हो। मास पूछते तो मैं केजी में बताती, और वेट पूछे हो तो न्यूटन में बताएंगे। साइंस ज्यादा पढ़ लिया हाँ। हमने। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, है ना, एक बॉडी के अंदर जितना मैटर प्रेजेंट होता है उसी को उसका मास बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट मास को हम जनरली किलोग्राम्स वगैरह में मेजर करते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मास को मेजर करने के लिए वो बीम बैलेंस। करेक्ट है? इतना आ गया सबको समझ में? डन? Yes, sir. ठीक है, लिख लिया ना? यार आज एक काम करना, आप में से कोई भी एक जन, है ना, बीना या एनी वन ऑफ यू, यार ये आज के नोट्स का पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल देना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ने नहीं अटेंड किया होगा या जिनका छूटा है ना, तो वो नोट्स कम से कम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि न्यूमेरिकली तो कराया है, आसानी से वो आ जाएगा समझ में ना, इजी इजी था। और ये मास वास ऐसा कोई भी हार्ड टॉपिक नहीं है, तो प्लीज पीडीएफ बना के डाल देना ना, ठीक है ना? Okay, sir. अच्छा देखो, मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गया यहाँ पर। अब देखो, मास और वेट ये दोनों मैंने बता दिया आपको। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, और वेट क्या है? डाउनवर्ड फोर्स। अब देखो, मास जो है ना वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। मास कभी भी चेंज हो सकता है क्या? No. ऑब्जेक्ट जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी है, आपकी ह्यूमन बॉडी स्केलेटल, हार्ट, ब्रेन, ये सबसे मिल करके बनी है, वो आपके मैटर है ना? तो अगर आप स्पेस में चले जाओगे या मून में चले जाओगे तो आपके बॉडी के पार्ट्स चेंज हो जाएंगे क्या? वो तो चेंज नहीं No, हो, sir. वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ से हमको पता ये चला कि भाई आप कहीं पर भी मूव कर जाओ, मास कभी भी चेंज नहीं होता।
तो मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन और डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी फोर्स और कुछ। मास किसी पे डिपेंड नहीं करता, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका मास 40 केजी है तो अर्थ में भी 40 केजी है, मून में भी 40 केजी रहेगा, स्पेस के अंदर भी 40 केजी रहेगा। पहले बताओ ये आया समझ में? तो मास जो है वो फिक्स क्वांटिटी होता है। और वेट क्या होता है? वेट क्या बताया मैंने? वेट एक डाउनवर्ड फोर्स है ना। वेट इज नथिंग बट अ डाउनवर्ड फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से होता है। वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में एक डाउनवर्ड फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से होता है। और हम तो अभी पूरा चैप्टर पढ़ के बैठे हैं कि जो ग्रेविटी होती है वो जगह 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 चेंज होते रहती है। अर्थ में ग्रेविटी अलग है, मून में अलग है ना, स्पेस में अलग है। तो अगर ग्रेविटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो वेट भी जगह के हिसाब से चेंज होगा। वेट भी जगह के हिसाब से चेंज होगा। Yes, sir. आपका वेट अभी हमने कैलकुलेट किया था, अगर अर्थ में मान के चलो 400 न्यूटन आ रहा था तो क्या जरूरी है क्या मून में भी उतना ही आएगा? नहीं आएगा, No. कम आएगा। मून की ग्रेविटी कम होती है। आया क्या समझ में? तो वेट Yes, sir. हो सकता है बेटा, वेट चेंज हो सकता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना। मास के ही अंदर कौन से नंबर का पॉइंट है ये? 5th नंबर का। तो इसमें लिखना था मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास ऑफ अ बॉडी जो रहेगा इट इज कांस्टेंट और वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करेगा। और ये भी याद रखना कि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज से मिलके बना होगा तो क्या उसका वेट कभी जीरो आ सकता है? नहीं Yes, आएगा। sir. It can be zero. कैसे जीरो आएगा बिना? बताओ तो। Wait. You said weight, not mass. मास पूछा मैंने, ये वाला हाँ, पॉइंट। तो mass cannot be zero. मास कैन नेवर बी जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट से मिलके बना है तो मास कैसे जीरो हो जाएगा? मिलीग्राम्स में या कुछ ना कुछ छोटा ना छोटा मास रहेगा उसका। तो मास कभी भी जीरो नहीं होगा। तो क्या बताया? वेट क्या होगा? द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक डाउनवर्ड फोर्स जो अर्थ का सेंटर उस पे लगाएगा, दैट इज नथिंग बट अ वेट। इसका फॉर्मूला भी बताया था आपको, देखो। चलो पहले इतना लिख लो, उसके जस्ट नीचे लिखना सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो यहां से हमको पता चला सिंस F इज इक्वल टू होता है m इंटू a, ये हमने पढ़ा था। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। a को अगर मैं g लिखूं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m। Mass and gravity. अब क्योंकि फोर्स ही इक्वल टू वेट के बराबर है, ये देखो यहां पर मैं लिख देता हूं अच्छे से आपके लिए। देखो हम न वी नो डेट लिख लो आप, इसको समझा चुका हूं, आप लोग लिखो साथ में। वी नो डेट F इज इक्वल टू ma। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि वेट एक फोर्स ही है तो मैं फोर्स को W से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वेट भी क्योंकि एक तरीके का डाउनवर्ड फोर्स है। अब क्योंकि वो डाउनवर्ड फोर्स है, वहां A की जगह क्या लिख देते हैं? G। तो फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू M इंटू G। बोलो करेक्ट है? नीचे हम लिख सकते हैं द SI यूनिट ऑफ वेट इज। अब क्योंकि वेट एक फोर्स ही है तो उसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। Newton. नाउ देखो Yes. जैसे मैंने बताया आपको, मास को हम किससे मेजर करते हैं? मास को हम किससे मेजर करते हैं? बीम बैलेंस, है ना, ये तराजू जो आप हिंदी में बोलते हो, बीम बैलेंस। वैसे ही वेट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। वेट को हम किससे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। देखो ये स्प्रिंग बैलेंस ना जनरली आप देखे होंगे। ये छोटे बच्चे लोग का वेट Yes. जाते वहीं वैसे ही रहता है। नहीं है, छोटे बच्चों को हुक में थोड़ी ना टंगाओगे यार। नहीं, ये जो है ये जो है ना, ये आपको जनरली देखने के लिए मिलेगा जहां लोहे वगैरह की जो दुकान होती है ना, तो उसको जनरली इसी से मेजर किया जाता है।
आयरन वगैरह की जो रॉड वगैरह का कभी जब उन लोग वेट निकालते हैं ना, तो उन लोग ऐसा बंडल को ऐसा हुक से यहाँ पर टांग देते हैं, तो ये जो यहाँ स्प्रिंग लगी होती है, तो आपको ये न्यूटन के रिस्पेक्ट में आपको बता देती है कि भाई इतना वेट है, तो फिर उसमें उससे फिर अपन मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। बोलो करेक्ट है? आया समझ में क्या बोला मैंने? है ना? Yes. सर स्प्रिंग बैलेंस जनरली लोहे वगैरह की शॉप में ज्यादा यूज होता है वेट को कैलकुलेट करने के लिए। हाँ बोलो श्योर। एक पॉइंट लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। weight is measured by an instrument. Weight is measured by an instrument. Weight is measured by an instrument called spring balance. Weight is measured by an instrument called spring balance. Weight is measured by an instrument called spring balance. बोलो करेक्ट है? ठीक है, एक और पॉइंट लिखो उसमें। वेट का डेफिनेशन लिख लिया, उसके एसआई यूनिट लिख लिया, उसका फॉर्मूला लिख लिया। कोई वेट का फॉर्मूला पूछेगा तो डर मत जाना, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी। अभी लिखवा दिया मैंने आपको, ठीक है ना? और फिर एसआई यूनिट भी लिखवा दिया। वेट को किससे मेजर करते हैं अपन? न्यूटन से। बोलो करेक्ट? वेट को किससे मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। और उसके बाद ये भी याद रखना कि भाई वेट जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। इवन वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन बेस है। देखो हम वेट को जब डिफाइन कर रहे हैं तभी हमने बता दिया कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेट। तो जब वेट होगा इसका मतलब वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, यानी वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और अगर डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो वो कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। Vector quantity. पॉइंट लिख लेना कि वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये भी बढ़ा दिया मैंने आपको, ये भी पॉइंट साथ ही साथ में लिख लो कि भाई जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। वेट की वैल्यू जो होगी वो प्लेस टू प्लेस चेंज होगी, ये कांस्टेंट नहीं रहेगी। एंड वेट कैन बी जीरो, और वेट जीरो भी हो सकता है। वेट जीरो कहाँ होगा? स्पेस में चले जाओ Center of mass. वहां फिर आपका वेट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, इसका मतलब वहां हवा में उड़ोगे तो, है ना, ग्रेविटी खत्म हो गई तो वेट जीरो हो गया। ठीक है, ये सॉरी ये यार ये बैकग्राउंड बंद करना है, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है वो। इतना सॉरी बंद करना। वो अलग से चमकता है। हाँ अलग ही लग रहा है वो, बंद कर दे उसको। ऐसा लग रहा है तू बीच बीच में बैठ करके पढ़ रहा है, वो ना अलग ही लग रहा है। उसको बंद कर दे या तो चेंज कर दे। सर उसका वो वाला अच्छा स्पेस अब ठीक है ना? फिर वो फुटांग सा वो वाला ब्लैक वाला रखो, ब्लैक वाला जो रखते हैं वो ठीक स्पेस लगता वाला है। रखते हैं ना वही बात। हाँ ये ठीक है, इसमें भी तुम एलियन से कम नहीं लग रहे। एक तुम ग्रीन वाला रखते हो ना, वो ठीक दिखता है मुझे, पीछे ग्रीन वाला ना वो ठीक लगता है। हाँ ये रखे ना, वही ठीक है। ऐसा लग रहा है कि तुम ध्यान लगा रहे हो पढ़ाई। ठीक है, अब आपको पूरी चीजें समझ में आ गई। व्हाट इज वेट, व्हाट इज मास, करेक्ट है? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आप सेंटर ऑफ द अर्थ में पहुंच गए, अगर आप सेंटर ऑफ द अर्थ में पहुंच गए तो उस केस में आपका वेट क्या हो जाएगा? Zero. जीरो। सेंटर ऑफ द अर्थ में ग्रेविटी जीरो, तो वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक। अच्छा मून में वेट कितना हो जाएगा ये भी याद रखो, इसको तो Less than 6. नोट को याद रखना चाहिए। हमने देखो हमने पढ़ा था जो मून की ग्रेविटी है वो अप्रोक्सीमेटली 1/6 होती है 1/6. की ग्रेविटी के कंपैरिजन में। बोलो करेक्ट है? मून की जो ग्रेविटी होती है अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 होती है। तो क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई अगर अर्थ में किसी ऑब्जेक्ट का वेट कुछ है तो मून में जाके उसका जो वेट है वो 1/6 बोलो, बोल सकते हैं? ग्रेविटी Yes, 1/6 हो जाएगा। तो हम वो चीज को नोट में यहाँ पर याद रखेंगे कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ मून विल बी अबाउट 1/6 ऑफ व्हाट इट इज ऑन अर्थ। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना। yes, sir. लिख लो उसको, नोट करके इसको लिख लो। प्रॉब्लम 1 देखो क्या क्या बोला हुआ है। मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg। बताओ मास कितना दिया है? 5 kg। 5 kg. और आपसे बोला है कि इसका वेट क्या होगा, डब्ल्यू आपसे पूछ रहा है ना? ये क्वेश्चन आप लोग लिखोगे अपने कॉपी में।
तो अब मुझे ये बताओ, मास अगर 5 kg है तो उसका वेट क्या हो जाएगा? सिंपल, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। जी तो याद रखना, जी जब तक दिया नहीं है, जी जब तक दिया नहीं है तब तक उसकी वैल्यू हमेशा आप 9.8 9.8 करोगे। और अगर क्वेश्चन में 10 दिया है तो फिर खुश हो जाना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। अदरवाइज आप अपने मन से 9.8 ही एज्यूम करना। तो बताओ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 49.0 न्यूटन सर। 9.0 करेक्ट। तो ये आ जाएगा 49 न्यूटन। बोलो करेक्ट है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m आपसे पूछा है, उस वेट इज कितना? 49 न्यूटन। 49 न्यूटन वेट का फॉर्मूला मालूम है, m इंटू जी। तो 49 मस्ट बी इक्वल टू m पूछा है, ये है, m into 9.8 तो m आ जाएगा 49 अपॉन 9.8 which is nothing, 490 m is equal to 5 kg। उसी का 5 उत्तर था, जस्ट कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। सर उसको 5 600 न्यूटन। व्हाट इज हिज मास? आपको मास पूछा हुआ है और आपको जी भी दिया हुआ है, बताओ कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। W इज इक्वल टू m इंटू जी। मैंने फॉर्मूला बताया, ये एक लाइन का क्वेश्चन आंसर नहीं दे पा रहे हो, हाँ तो बताओ ये हो जाएगा 600 मस्ट बी इक्वल टू m निकालना है, g है 10, तो m आ जाएगा 600 बाय 10। हाँ डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 गेट कैंसिल आउट, तो मास विल कमिंग आउट टू बी 60 kg। आया समझ में? ठीक है, ये मास निकल गया। इफ ही वेयर टेकन टू द मून, अब इसको उठा करके मून में लेके चले गया कोई, तो हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन। तो केस 2 है, केस 2 है, तो मान के चलो तुम अपना वेट यहाँ मेजर किए है ना अपने घर पे 60 kg, और तुमको कोई पकड़ के उठा के मून में लेके चला गया, तो मून में तुम्हारा वेट आ गया 100 न्यूटन। तो यार पूछ रहा है व्हाट इज हिज मास ऑन द मून, तो तुम्हारा मास मून में क्या होगा? ठीक है, अगर उसने मारा पीटा नहीं होगा तो तुम्हारा मास सेम ही होगा, दैट इज 60 kg। बोलो करेक्ट है? तो मास सेम रहेगा, मून में जाओ कहीं पर भी जाओ, ठीक है, जुपिटर में चले जाओ, सन के अंदर चले जाओ, मास सेम रहेगा। नहीं सन में बदल जाएगा, Sir, we can't सन में तो सर ग्राम्स में भी नहीं बचेगा मास। go. सन में राग बन जाओगे, ठीक है, नहीं जा सकते हो, राग बन के चले जाओगे, ऐश बन के चले जाओगे ना। देखो W 100 न्यूटन है, M आ गया 60 kg। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? G निकालना है आपको, तो सेम फॉर्मूला यूज करो, W इनटू G। तो W है 100 न्यूटन मस्ट बी इक्वल टू M है 60, तो G आ जाएगा 100 बाय 60, तो 0 and 0 गेट कैंसिल आउट, 5 by 3 2 5 are 10, 2 3 are 6, तो G आ गया 5 by 3। सर पॉइंट में तो 1.6 या 1.66 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। सर उसको 5 जरूरी नहीं है पॉइंट में करना, फ्रैक्शन में भी छोड़ोगे तो यू विल गेट द मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है कि हमको फ्रैक्शन में बताओ। अब ऐसा भी छोड़ते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाउ मच वुड अ 70 kg मैन वे ऑन मून? ठीक, वेट निकालना है, मास दिया है 70 kg, बहुत टाइम लगा दिए तो भी उसके हिसाब से जल्दी बन जाना चाहिए था। G 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है और W बोला है, तो भाई W इज इक्वल टू M इंटू जी होता है, मालूम है आपको। तो 70 इक्वल M सॉरी W निकालना है, 70 into 1.6 70 इंटू 1.63 कितना आ रहा है ये? 114.1 कितना आ रहा है? 114.1 1 न्यूटन, 14.1 न्यूटन। 114.1 ना। Yes, sir. This is the correct answer. नाउ देखो बोला है व्हाट वुड बी मास ऑन द अर्थ, तो भाई मास ऑन अर्थ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, 70 kg, एंड दैट ऑन मून आल्सो इट विल बी 70 kg 70, मास चेंज नहीं होता। इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन?
आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, we'll move on to the next question then. अच्छा, कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पर ये चैप्टर। आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। ये कई बार ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आ जाता है लिखने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रीड कर लेता हूं आपके लिए, फिर आप लोग इसको लिखोगे। देखो दिया है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। करेक्ट है? तो ये डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट दोनों की डेफिनेशन है। सेकेंड पॉइंट देखो, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। यूनिट लिख दिया सेकेंड पॉइंट में डिफरेंशिएट के लिए। थर्ड पॉइंट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस विद चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी चेंज होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। आप इसको यहीं तक लिखोगे तो भी चलेगा, इसको भी आप यहां तक लिखोगे तो भी चल जाएगा। आया क्या समझ में? लिखो जल्दी। Yes, sir.